हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द सक्सेस केंद्र। फ्रेंड्स देखिए, आज इस सेशन में हम लोग बीपीएससी टीआरई 3.0 यानी कि बीपीएससी टीचर 3.0 जो न्यू वैकेंसी 2024 में आई हुई है, जिसका एग्जाम मार्च 2024 में लिया जाएगा। फ्रेंड्स उसके लिए बड़ा ही इंपॉर्टेंट सेशन है आज का। देखिए, आज इस सेशन में हम लोग एनसीईआरटी और एससीईआरटी जो क्लास 9th और 10th का बुक है पॉलिटी का, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का, उस बुक को हम लोग चैप्टर वाइज सारे एमसीक्यू को आज इस सेशन में कवर करने वाले हैं। इसी प्रकार से मैंने आपको ज्योग्राफी और हिस्ट्री कवर कराया था। एनसीईआरटी एससीईआरटी क्लास 9 10th हिस्ट्री और ज्योग्राफी को मैंने कवर करा दिया था। आज हम लोग इस सेशन में जो संविधान का प्रश्न है, इंडियन पॉलिटी का, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का प्रश्न है, उसको हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। चलिए फ्रेंड्स, सेशन आज का स्टार्ट करते हैं। एक बार सभी लोग प्लीज़ जल्दी से सेशन को लाइक कर दीजिए और इसका लिंक फटाफट किसी भी एक ग्रुप में जहाँ कहीं भी आप हैं वहाँ पर शेयर कर दीजिए। चलिए फ्रेंड्स, सेशन आज का स्टार्ट करते हैं। अब तो फ्रेंड्स, जैसे मैंने आपको बताया है कि आज इस सेशन में हम लोग एनसीईआरटी और एससीईआरटी क्लास 9th और क्लास 10th का जो इंडियन पॉलिटी का, भारतीय संविधान का, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का बुक है, उसके सारे एमसीक्यू को आज हम लोग चैप्टर वाइज कवर करने वाले हैं। बड़ा ही इंपॉर्टेंट सेशन है फ्रेंड्स। एक बार सभी लोग प्लीज़ जल्दी से सेशन को लाइक कर दीजिए और फटाफट इसका लिंक किसी भी एक ग्रुप में जहाँ कहीं भी आप हैं वहाँ पर फ्रेंड्स शेयर कर दीजिए। देखिए, सबसे पहले हम लोग क्लास 9th के जो एनसीईआरटी और एससीईआरटी का पॉलिटी का बुक है उसके एमसीक्यू को हम कवर करेंगे। उसके बाद हम लोग क्लास 10th के भी एनसीईआरटी और एससीईआरटी पॉलिटी बुक को कवर करेंगे। यहाँ पर आप देख भी सकते हैं कक्षा 9 लोकतांत्रिक राजनीति। सबसे पहले क्लास 9th के सारे प्रश्नों को हम लोग कवर कर लेंगे, उसके बाद क्लास 10th का। चलिए स्टार्ट करते हैं। थोड़ा सा मैं जूम कर देता हूं ताकि प्रश्न आपको स्पष्ट रूप से दिखाई दे। देखिए, पहला अध्याय है लोकतंत्र का क्रमिक विकास और पहला प्रश्न ही देखिए कितना महत्वपूर्ण है। पहला प्रश्न पढ़िए कि संयुक्त राष्ट्र का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है। आंसर सभी लोगों को कमेंट करना है। और इससे पहले इसी प्रकार से मैंने क्लास 9th और क्लास 10th का एनसीईआरटी और एससीईआरटी का जो हिस्ट्री है और ज्योग्राफी है उसको कवर कराया हुआ है। अगर आपने नहीं देखा है तो देखिए, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, कमेंट बॉक्स में भी मिल जाएगा, और जहां पर आप कमेंट टाइप कर रहे हैं लाइव चैट में, ऊपर देखिए वहां पर आपको दिख रहा होगा, वहां पर क्लिक करके सभी वीडियोज़ को देख लीजिएगा। देखिए, अगर हम बात करते हैं संयुक्त राष्ट्र के बारे में तो देखिए 24 अक्टूबर 1945 को इसकी स्थापना हुई थी। 24 अक्टूबर 1945 को, इसीलिए प्रत्येक वर्ष जो है 24 अक्टूबर के दिन संयुक्त राष्ट्र दिवस मनाया जाता है। अगर आपसे पूछा जाए कि संयुक्त राष्ट्र दिवस कब मनाया जाता है तो याद रखिएगा 24 अक्टूबर के दिन। हेडक्वार्टर इसका कहाँ पर है, मुख्यालय? तो फ्रेंड्स इसका मुख्यालय न्यूयॉर्क में है, ठीक है। और इसके महासचिव जो हैं सेक्रेटरी जनरल, ये वर्तमान में एंटोनियो गुटेरस हैं। तो इन सारे पॉइंट्स को आप ध्यान रखिएगा। चलिए, दूसरा प्रश्न है कि कब म्यांमार ने लोकतंत्र को अपनाया, साथ ही औपचारिक शासक से आज़ाद हुआ था। तो देखिए फ्रेंड्स, अगर हम बात करते हैं म्यांमार की तो म्यांमार 4 जनवरी 1948 को जो है स्वतंत्रता इसको बर्मा स्वतंत्रता अधिनियम 1947 की शर्तों के तहत प्राप्त हुई थी। 1948 यहाँ पर ऑप्शन 2 राइट आंसर हो जाएगा। 1948 में म्यांमार का पहले नाम जो था ये बर्मा था, याद रखेंगे आप, ठीक है ना। चलिए, उसके बाद देखिएगा कि अमेरिका में किस वर्ष लोकतांत्रिक सरकार की बहाली शुरू हुई थी। चलिए, अब यहाँ पर फ्रेंड्स ध्यान दीजिएगा। देखिए 1900 यहाँ पर मैं लिख देता हूँ, ऑप्शन में जो दिया गया 1900 में दिया गया है, जबकि यहाँ पर ध्यान दीजिएगा 1787 में जो है अमेरिका में लोकतांत्रिक संविधान को अपनाया गया था, ठीक है ना। और 1789 में जो है लोकतांत्रिक संविधान को लागू कर दिया गया था, ठीक है ना। इस चीज़ को आप ध्यान रखिएगा। तो ऑप्शन यहाँ पर मेरे हिसाब से गलत दे दिया गया है, ठीक है ना। तो 1789 और 1787 ये डेट आप याद रखेंगे। अपनाया था 1787 में और इसको लागू कर दिया गया था 1789 से। चलिए, किस वर्ष सोवियत संघ के विघटन के बाद 15 गणराज्य स्वतंत्र हो गए थे? सोवियत संघ का विघटन जो है ध्यान रखिएगा 1991 में हुआ था। कब हुआ था? तो 1991 में। इस चीज़ को आप ध्यान रखिएगा, ठीक है ना। तो यहाँ पर देखिए, उसके विघटन के बाद 15 गणराज्य स्वतंत्र हो गए थे। ऑप्शन नंबर यहाँ पर 2 राइट आंसर हो जाएगा। ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट है, आप ज़रूर याद रखिएगा। सोवियत संघ का विघटन जो हुआ था ये 1991 में हुआ था।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सार्वभौमिक रूप से भारत में मताधिकार का प्रयोग कब हुआ। फ्रेंड्स देखिए 1992 से लेकर के पिछली बार जो बीपीएससी TRE 2.0 हुआ था वहाँ तक जितने भी हिस्ट्री के प्रश्न पूछे गए हैं बीपीएससी के द्वारा जितने भी एग्जाम में, उनको मैंने मैराथन सेशन में 3 घंटे की क्लास में कवर कराया हुआ है। साथ ही साथ मैंने पॉलिटी को इसी प्रकार से कवर कराया हुआ। पॉलिटी वाला वो क्लास ज़रूर देखिएगा। 1992 से लेकर के 2023 तक के सारे प्रश्न मैंने कराया हुआ है। ज्योग्राफी कराया हुआ है, ठीक है ना। साइंस में फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो को मैंने अलग अलग वीडियो में कराया हुआ है। बिहार का इतिहास, बिहार हिस्ट्री कराया हुआ है। साथ ही हमने मॉडर्न हिस्ट्री का 2 अलग से मैराथन सेशन कवर कराया हुआ है। मैंने सबका प्लेलिस्ट बना दिया है। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, कमेंट बॉक्स में भी मिल जाएगा। जहाँ पर आप लाइव चैट कर रहे हैं वहाँ ऊपर देखिए, वहाँ भी आपको मिल जाएगा। चलिए देखिए सार्वभौमिक रूप से भारत में मताधिकार का प्रयोग कब हुआ। राइट आंसर क्या होगा। तो फ्रेंड्स देखिए भारत में 1950 में सार्वभौम मताधिकार की जो है ये अधिकार प्राप्त हुआ था और उस समय उम्र 21 वर्ष थी, ठीक है ना। उस समय उम्र 21 वर्ष थी और 1989 में यह घटा करके 18 वर्ष कर दी गई थी। 1989 में मतदान की आयु 21 से घटा करके 18 वर्ष कर दी गई थी 61वां संविधान संशोधन अधिनियम के तहत। 61वां संविधान संशोधन अधिनियम के तहत इस चीज़ को आप ज़रूर ही ध्यान रखिएगा। तो 1950 यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। चलिए जो इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है ये आपको चैप्टर वाइज यहाँ पर दे दिया गया है, ठीक है ना। अब दूसरा चैप्टर शुरू हो रहा है, लोकतंत्र क्या और क्यों। देखिए प्रश्न है कि लोकतंत्र का अर्थ है, लोकतंत्र का अर्थ क्या है। तो चुनाव निष्पक्ष होना चाहिए, लोकतंत्र में लोगों द्वारा चुनी गई सरकार होनी चाहिए और फैसले में लोगों की भागीदारी होनी चाहिए। तो ये उपरोक्त सभी यहाँ पर राइट आंसर इसका हो जाएगा। चलो उसके बाद देखिए चीन में किस पार्टी की सरकार है। चीन में जो है किस पार्टी की सरकार है, बताइए राइट आंसर क्या होगा। चीन में जो है किस पार्टी की सरकार है। तो चीन में फ्रेंड्स कम्युनिस्ट पार्टी की सरकार है और शी जिनपिंग जो है चीन के राष्ट्रपति हैं। जो कम्युनिस्ट पार्टी का महासचिव होगा वही चीन का राष्ट्रपति बनता है। चलिए उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेंगे। तीसरा प्रश्न है कि वोट देने की उम्र तय सीमा क्या है। तो वोट देने की जो पहले उम्र थी मैंने बताया था 21 वर्ष थी, लेकिन वर्तमान में 18 वर्ष कर दिया गया है। किस संविधान संशोधन के द्वारा। तो 61वां संविधान संशोधन के द्वारा। इस चीज़ को आप ज़रूर याद रखिएगा। और 1989 में मतदान की आयु 21 से घटा करके 18 वर्ष कर दिया गया। चलिए उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, कांग्रेस पार्टी का चुनाव चिन्ह क्या है। कांग्रेस पार्टी का चुनाव चिन्ह आपको पता है पंजा है, ठीक है ना। कमल भारतीय जनता पार्टी का है, लालटेन आरजेडी का है और तीर जो है ये जेडीयू का है। चलिए आगे बढ़ेंगे कि जनता दल यूनाइटेड का चुनाव चिन्ह क्या है, यानी कि जेडीयू का। तो फ्रेंड्स ये लालटेन है, मैंने अभी आपको बताया भी है, ठीक है। जनता दल यूनाइटेड तो तीर होगा, ठीक है ना। आरजेडी का, राष्ट्रीय जनता दल का आपका लालटेन होगा, ठीक है। चलिए आरजेडी का लालटेन मैंने आपको बताया भी था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेंगे। अगला प्रश्न हमारा कि चीन में भयंकर अकाल कब पड़ा था। चीन में भयंकर अकाल जो है कब पड़ा था। चीन में भयंकर अकाल जो पड़ा था फ्रेंड्स, यह पड़ा था 1958 में। 1958 में जो है 1958 और 61 के बीच में चीन में खराब मौसम, सरकार की गलत नीति, इन सब के चलते वहाँ पर भीषण अकाल पड़ा था। इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। देखिए भारत में आपातकाल पहली बार कब लगाया गया था। भारत में आपातकाल जो है पहली बार कब लगाया गया था। चलिए बताइएगा राइट आंसर क्या हो जाएगा। भारत में आपातकाल पहली बार कब लगाया गया था। सभी लोग आंसर कमेंट करिएगा, सभी लोग आंसर कमेंट करेंगे। चलिए बताइए राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा। तो देखिए भारत में जो है आपातकाल पहली बार लगाया गया था कब। तो राइट आंसर इसका हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पर 4 1975 में, ठीक है ना। 1975 यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना फ्रेंड्स। 1975 यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। चलिए उसके बाद देखिए आगे इसके बारे में मैं डिटेल में आपको बताने वाला हूँ, चिंता मत करिए। भारतीय संविधान को निम्नलिखित में से कब अंगीकृत किया गया था। संविधान को अंगीकृत किया गया था कब। तो फ्रेंड्स ध्यान रखेंगे ये अंगीकृत किया गया था 26 नवंबर 1949 को। और प्रत्येक वर्ष 26 नवंबर को क्या मनाया जाता है, संविधान दिवस मनाया जाता है। चलिए उसके बाद देखिए संविधान सभा ने भारत के संविधान को कब स्वीकृत किया था। तो फ्रेंड्स ये स्वीकृत किया था, अंगीकृत किया था 26 नवंबर 1949 को, ठीक है। चलिए
नेक्स्ट चैप्टर हमारा आ गया तीसरा अध्याय संविधान निर्माण। प्रश्न है कि रंगभेद नीति से तात्पर्य क्या है। रंगभेद नीति से तात्पर्य क्या है, चलिए बताइएगा। रंगभेद नीति से तात्पर्य है, बताइए, श्वेत लोगों से, अश्वेत लोगों से, अछूतों से या पंडितों से। तो ये अश्वेत लोगों से जो भेदभाव होता था। चलिए उसके बाद देखिएगा अगला प्रश्न कि रंगभेद नीति के खिलाफ आवाज़ उठाने के कारण नेल्सन मंडेला कुल कितने वर्ष जेल में कैद रहे थे। नेल्सन मंडेला देखिए 1964 में जो है इनको आजीवन कारावास की सज़ा सुनाई गई और 1990 में ये कारावास से इनको रिहाई मिली थी। और इस प्रकार से देखा जाए तो ये 27 वर्षों तक जो है जेल में रहे थे, ठीक है ना। और 1990 में इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, इनको भारत रत्न से सम्मानित भी किया गया था। तो 27 वर्ष आप याद रखिएगा, ठीक है ना। यहाँ 28 दिया गया, 27 वर्ष आप 27-28 याद रखिएगा, ठीक है ना। चले, किसने व्यक्त की कि भारत का संविधान भारतीयों की इच्छा ही अनुसार ही होगा। तो देखिए फ्रेंड्स, अगर हम बात करते हैं इसका आंसर, तो महात्मा गांधी ने संविधान के निर्माण के वक्त कहा था कि संविधान में हर भारतीय की इच्छा झलकेगी। तो ये महात्मा गांधी राइट आंसर इसका हो जाएगा। उसके बाद चलिएगा, किस संविधान संशोधन में मतदान के लिए उम्र सीमा 21 वर्ष से घटा करके 18 वर्ष कर दी गई। तो अभी मैंने सभी कुछ आपको डिटेल में बताया है ना कि 1989 में जो है मतदान की सीमा 21 वर्ष से घटा करके 18 वर्ष कर दी गई थी, ठीक है। 61वां संविधान संशोधन के तहत ये किया गया था, ध्यान रखिएगा। चलिए, यंग इंडिया पत्रिका कब प्रकाशित हुई। यंग इंडिया पत्रिका जो है ये कब प्रकाशित हुई, बताइए, राइट आंसर इसका क्या होगा। तो फ्रेंड्स, यंग इंडिया पत्रिका प्रकाशित हुई थी 1931, यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए अगला प्रश्न है कि संविधान लिखते वक्त संविधान सभा में मौजूद सदस्यों की संख्या कितनी थी। संविधान लिखते वक्त संविधान सभा में मौजूद सदस्यों की संख्या कितनी थी। तो सदस्यों की संख्या जो थी फ्रेंड्स, ये ध्यान रखिएगा, 299 थी। कितनी थी, 299 थी, ठीक है ना। अगर पूछा जाए कि संविधान सभा में महिला सदस्यों की संख्या कितनी थी, तो ये भी आप ध्यान रखेंगे, 15 महिला सदस्यों की संख्या संविधान सभा में थी। चलिए चौथा अध्याय आ गया हमारा, चुनावी राजनीति। अब देखिए प्रश्न बड़ा ही इम्पोर्टेंट है ये प्रश्न है कि बिहार विधानसभा में अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित सीट कितना है। बिहार विधानसभा में टोटल 243 सीटें हैं, ध्यान रखिएगा, जिसमें से 38 सीट जो है ये अनुसूचित जाति के लिए रिजर्व है और 2 सीट जो है अनुसूचित जनजाति के लिए रिजर्व है। तो 38 होगा, यहाँ पर ऑप्शन में नहीं दिया गया है, 38 बना करके टिक लगाइए। चलिए उसके बाद देखिएगा कि वोट देने के लिए निर्वाचन आयोग ने कितने पहचाने को वैध माना है, बताइए राइट आंसर इसका क्या होगा। कितना जो है पहचान को वैध माना है। तो देखिए फ्रेंड्स, अगर हम बात करते हैं तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर बताइए, इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। तो फ्रेंड्स देखिए यहाँ पर जो राइट आंसर होगा वो आपका 12 हो जाएगा, ठीक है ना, 12 करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए, गरीबी हटाओ का नारा किस पार्टी ने दिया था। गरीबी हटाओ का नारा 1971 में जो आम चुनाव हुआ था उस समय इंदिरा गांधी जी ने दिया था। तो यहाँ पर कांग्रेस राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। अच्छा, गरीबी हटाओ और देश बचाओ का नारा था ये 1971 में इंदिरा गांधी ने दिया था। और गरीबी हटाओ 5वीं पंचवर्षीय योजना से संबंधित है, इस चीज़ को आप ध्यान जरूर रखिएगा, ठीक है ना। देखिए, लोकतंत्र बचाओ का नारा ये लोकतंत्र था, अभी था गरीबी हटाओ देश बचाओ का नारा, ये लोकतंत्र बचाओ का नारा किस पार्टी ने दिया था। तो 1977 में जनता पार्टी ने दिया था, जनता पार्टी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। चलिए उसके बाद देखिए, दुनिया में सबसे ज़्यादा मतदाता किस देश के पास हैं। दुनिया में सबसे ज़्यादा जो मतदाता हैं, वोटर्स हैं, ये अपने प्यारे भारत में हैं। निम्न में से कौन सा एक भारतीय संविधान की 4थी अनुसूची की सही व्याख्या करता है। 4थी अनुसूची, टोटल 12 अनुसूची है, 8वीं अनुसूची में 22 भाषाओं का उल्लेख है, इस चीज़ को आप जरूर ध्यान रखिएगा। यहाँ पर देखिएगा 4थी अनुसूची, सभी ऑप्शन को पढ़िए, पहला और दूसरा पढ़ लीजिए, ये तो नहीं होगा, ठीक है। चलिए उसके बाद देखिएगा तीसरा भी नहीं होगा, चौथा होगा, इसमें राज्यसभा में स्थानों का आवंटन है, ठीक है ना। चलिए उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेंगे। अगला प्रश्न हमारा क्वेश्चन नंबर 7 कि निर्वाचन आयोग का निम्नलिखित में से कौन सा कार्य नहीं है। निर्वाचन आयोग यानी कि चुनाव आयोग की बात की जा रही है,
देखिए कौन सा कार्य यहाँ पर नहीं है, यह लोकसभा, विधानसभा और राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति का चुनाव कराता है, बिल्कुल इसका कार्य है। राजनीतिक दलों को मान्यता निर्वाचन आयोग ही प्रदान करता है, ये भी सही है। किसी संसद सदस्य की मान्यता अपने विचार से रद्द करता है, ये इसका कार्य नहीं है, ठीक है ना। विधान परिषद के सदस्यों की निरर्हता से संबंधित मसलों पर राज्यपाल से सलाह लेता है, इस चीज़ को ये सही दिया गया है। तो पूछा गया सही नहीं है, यहाँ पर कार्य नहीं है, तो आपका यहाँ पर ऑप्शन 3 राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला चैप्टर आ गया अध्याय 5, संसदीय लोकतंत्र की संस्थाएं। चलिए पहला प्रश्न है कि निर्णय लेने के लिए कितनी महत्वपूर्ण संस्थाएं हैं। निर्णय लेने के लिए कितनी महत्वपूर्ण संस्थाएं हैं, बताइए। तो निर्णय लेने के लिए फ्रेंड्स कितनी महत्वपूर्ण संस्थाएं जो है उपलब्ध हैं, राइट आंसर इसका क्या होगा। तो यहाँ पर देखेंगे तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स वो आपका ऑप्शन 4 हो जाएगा, 3 हो जाएगा, 3 राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। एक तरह से देखें तो प्रेसिडेंट, प्रधानमंत्री, पार्लियामेंट, ठीक है ना। तो इस तरह से इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका। चलिए कैसे, तो लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव और जुडिशियल। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि किस आयोग ने सामाजिक तथा आर्थिक रूप से पिछड़े वर्गों के रूप में 27% आरक्षण की व्यवस्था किया था, बताइए राइट आंसर इसका क्या होगा। तो फ्रेंड्स यह था मंडल आयोग। मंडल कमीशन का गठन 1979 में जो है सामाजिक या शैक्षिक रूप से पिछड़े वर्ग की पहचान के उद्देश्य से किया गया। इस आयोग का नेतृत्व भारतीय सांसद बीपी मंडल के द्वारा किया गया था। बीपी मंडल राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना फ्रेंड्स। और देखिए 1980 में इसने अपना रिपोर्ट दिया था और उसमें पिछड़े वर्ग के लोगों के लिए सरकारी नौकरियों में 27% की आरक्षण की सिफारिश भी किया था। और सरकार ने 1990 में मंडल आयोग की सिफारिशों को जो है लागू किया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेंगे फ्रेंड्स। अगला प्रश्न है कि किस संविधान संशोधन के तहत राष्ट्रपति मंत्रिपरिषद की सिफारिश को पुनर्विचार के लिए एक बार वापस कर सकता है, इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो फ्रेंड्स ये आपका 44वां संविधान संशोधन है, ठीक है ना, जो कि 1978 में हुआ था। और 44वां संविधान संशोधन से आपको एक चीज़ याद रखना है कि इसके द्वारा जो आपका संपत्ति का अधिकार था मौलिक अधिकार की सूची में, उसको हटा करके विधिक अधिकार की सूची में रखा गया है, यानी कि कानूनी अधिकार की सूची में। 42वां संविधान संशोधन के बारे में मैंने आपको ऑलरेडी बताया था, इसको जो है मिनी कॉन्स्टिट्यूशन यानी कि लघु संविधान भी कहा जाता है। व्यापक जो है 1976 में हुआ था, व्यापक परिवर्तन किया गया था इसके तहत। देखिए अमेरिका में सांसद को क्या कहा जाता है, संसद, यहाँ बना लीजिए संसद, सांसद नहीं, संसद को क्या कहा जाता है। तो देखिए अमेरिका की बात करते हैं तो कांग्रेस, अमेरिकी कांग्रेस कहा जाता है, यानी कि कांग्रेस यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना, अमेरिकी कांग्रेस कहते हैं। और सीनेट और हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स, इसके 2 सदन हैं, कौन कौन से, तो एक सीनेट है और दूसरा हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स है। चलिए उसके बाद देखिएगा कि प्रथम सदन के रूप में किसे कहा जाता है, प्रथम सदन, ठीक है ना, प्रथम सदन के रूप में, या निचला सदन कहिए, या लोकप्रिय सदन, या आपका लोकसभा है। लोकसभा यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए और हमारी जो संविधान है, हमारी संसद जो है ये बनी किससे किससे मिल करके, संसद बनी है हमारी लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति से। देखिए भारत की राज्य व्यवस्था से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार करें और यहाँ से आपको उपरोक्त में से कौन सा कथन असत्य है यानी कि गलत है, यह आपको बताने हैं। चलिए सभी ऑप्शन को फ्रेंड्स पढ़ेंगे यहाँ पर, फिर राइट आंसर आपको बताना है। चलिए बताइए। तो यहाँ पर देखिएगा राष्ट्रपति राष्ट्रीय अध्यक्ष होता है और औपचारिक रूप से देश का सबसे बड़ा अधिकारी भी होता है, ठीक है। प्रधानमंत्री सरकार का प्रमुख होता है और दरअसल सरकार की ओर से अधिकांश अधिकारों का इस्तेमाल करता है। तो यहाँ पर आप देखेंगे तो ये बिल्कुल जो है यहाँ पर सही दिया गया है, ठीक है ना। चलिए उसका असत्य कथन पूछ रहा है, इस चीज़ को ध्यान रखिएगा, नीचे मैं आपको दिखा देता हूँ कौन सा कथन असत्य है। तो 2 तो आपका सही हो गया, ठीक है ना। अब देखिए तीसरा है राष्ट्रपति द्वारा मंत्रिपरिषद की नियुक्ति स्वेच्छा से की जाती है, नहीं, प्रधानमंत्री की सलाह पर, ठीक है ना। तो ये तो गलत हो गया। और लोकसभा और राज्यसभा दोनों से मिलकर के संसद बनी है, तो अभी मैंने बताया था राज्यसभा, लोकसभा और राष्ट्रपति से मिलकर के, तो ये भी गलत हो गया। तो इस तरह से इसमें सत्य कथन जो है आपका 3 और 4 है। चलिए उसी प्रकार से यहाँ पर देखिएगा कि कथन दिया गया है भारत का राष्ट्रपति संसद का अभिन्न अंग होता है, बिल्कुल ये सही दिया गया है।
दूसरा स्टेटमेंट कह रहा है कि राष्ट्रपति का लोकसभा और राज्यसभा दोनों सदनों में किसी एक सदन का सदस्य होना अनिवार्य है। गलत है, किसी भी सदन का अनिवार्य नहीं है। हाँ, लेकिन लोकसभा का जो सदस्य बनने की योग्यता होनी चाहिए उसके पास। तो केवल एक यहाँ पर जो है क्या पूछ रहा है, कौन सा कथन असत्य है, तो दूसरा असत्य है। पहला तो मैंने सत्य बता दिया था, दूसरा आपका असत्य है। ठीक है ना। चलिए फिर से देखिए, बड़ा प्रश्न है कि राष्ट्रपति के संबंधित कथनों पर विचार कीजिए और असत्य कथन चुनिए। क्वेश्चन नंबर 8, राइट आंसर इसका क्या होगा बताइए। तो यहाँ पर देखेंगे तो संसद के दोनों सदनों के साथ साथ राष्ट्रपति संसद का अभिन्न अंग है, बिल्कुल सही है। राष्ट्रपति प्रतिवर्ष प्रथम सत्र तथा प्रत्येक आम चुनाव के पश्चात पृथक रूप से दोनों सदनों के सदस्यों को संबोधित करता है। पृथक रूप से जो है ये आपका गलत दिया गया है। ठीक है ना, पृथक रूप से नहीं। राष्ट्रपति का अध्यादेश जारी करने की शक्ति संसद की, ये सही दिया गया स्टेटमेंट। ठीक है, अनुच्छेद 123 के तहत राष्ट्रपति अध्यादेश जारी करता है, ये भी स्टेटमेंट सही दिया गया है। तो गलत पूछा गया था, तो आपका दूसरा यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। चलिए उसके बाद देखिएगा कि निम्नलिखित में से कौन वीटो शक्ति भारत के राष्ट्रपति द्वारा धारण नहीं की जाती है। वीटो शक्ति, वीटो पावर पूछ रहा है। तो वीटो पावर जो है विशेषित वीटो, इसका राइट आंसर हो जाएगा। विशेषित वीटो का प्रयोग जो है यह अमेरिकी राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है। और आपको याद होगा कि जब ज्ञानी जैल सिंह राष्ट्रपति थे, ज्ञानी जैल सिंह, ठीक है ना, तो उन्होंने जो है 1986 में भारतीय डाक संशोधन विधेयक के खिलाफ पहली बार पॉकेट वीटो का प्रयोग किया था। चलिए नेक्स्ट चैप्टर आ गया, छठा, लोकतांत्रिक अधिकार। अब चलिए प्रश्न पढ़िएगा कि भारत में सबसे पहले मौलिक अधिकार का सवाल किसने उठाया था, किस राजनेता ने उठाया था, ये प्रश्न बनता है। तो सबसे पहले जो है भारत में मौलिक अधिकार का सवाल उठाया था किसने, बाल गंगाधर तिलक ने। स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर के रहूँगा, यह स्टेटमेंट इन्हीं का है। ठीक है ना। चलिए उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे कि शिक्षा के अधिकार को मौलिक अधिकार कब बनाया गया। शिक्षा का जो अधिकार है उसको मौलिक अधिकार कब बनाया गया, राइट आंसर कमेंट करिए। तो फ्रेंड्स देखिए, ये जो 86वां 86th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट यानी कि 86वां संविधान संशोधन जो हुआ था 2002 में, ठीक है ना, 2002 में, इसी के तहत संविधान के भाग 3 में मौलिक अधिकार के तहत इसको अनुच्छेद 21A में शामिल किया गया, 21 क में। 2002 यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। और 21A के अंतर्गत 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए शिक्षा का अधिकार को एक मौलिक अधिकार बना दिया गया था। ठीक है ना। और शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 का शिक्षा के जो अधिकार है 6 से 14 वर्ष की आयु के सभी बच्चों के लिए, ठीक है ना, इस चीज़ को आप ध्यान रखिएगा। अच्छा, शिक्षा का अधिकार अधिनियम लागू कब हुआ, ज़रा आप मुझे कमेंट करके बताइए। चलिए, इंदिरा साहनी और अन्य बनाम भारत जो था, अन्य बनाम भारत सरकार के मामले में सर्वोच्च न्यायालय के कुल कितने वरिष्ठ न्यायाधीशों ने फैसला सुनाया था। ठीक है ना, 9 न्यायाधीश जो थे इन्होंने याचिका दर्ज किया था। और यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, इंदिरा साहनी केस जो था 1992 की बात करते हैं, तो उसमें 9 न्यायाधीशों के सर्वोच्च न्यायालय के पैनल द्वारा निर्धारित किया गया था। ठीक है ना। और 11 न्यायाधीशों की संविधान पीठ के द्वारा इसमें ऐतिहासिक फैसला दिया गया था। ऑप्शन नंबर यहाँ पर 3 राइट आंसर हो जाएगा, 11। संपत्ति का अधिकार को किस संशोधन में लाया गया था। संपत्ति का अधिकार 44वां मैंने आपको बताया था 1978 में, और इसको आपको अनुच्छेद 301 में रखा गया, कानूनी अधिकार के रूप में, विधिक अधिकार के रूप में। चलिए, मानवाधिकार आयोग की स्थापना कब हुई थी। मानवाधिकार आयोग की स्थापना जो हुई थी 12 अक्टूबर 1993 को हुई थी। भारतीय यहाँ पर राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की बात कर रहा है, नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन ऑफ इंडिया के बारे में। ठीक है ना। चलिए, तो 1900 यहाँ पर 93 राइट आंसर इसका हो जाएगा। ठीक है ना फ्रेंड्स। चलिए अगला प्रश्न है कि शिक्षा का अधिकार कितने वर्ष के बच्चों के बीच उपलब्ध है। सिंपल सा क्वेश्चन है, यह आपका 6 से 14 वर्ष, ऑप्शन नंबर यहाँ पर 1 करेक्ट आंसर हो जाएगा। लिंग चयन प्रतिबंध अधिनियम कानून कब बना बताइए। तो फ्रेंड्स 1994, अगर हम बात करते हैं पूर्व गर्भाधान और प्रसव पूर्व निदान तकनीक, जिसको कि PCPNDT, यहाँ मैं लिख देता हूँ, PCPNDT अधिनियम 1994 में कन्या भ्रूण हत्या और गिरते लिंगानुपात को रोकने के लिए भारत की संसद द्वारा पारित एक संघीय कानून है। और इस अधिनियम से प्रसव पूर्व लिंग निर्धारण पर प्रतिबंध लगा दिया गया था 1994, राइट आंसर इसका हो जाएगा। चलिए, घरेलू हिंसा से पीड़ित महिला अधिनियम कानून कब बनाया गया। तो ये कब बनाया गया फ्रेंड्स, ये आपका
2005 में बनाया गया। 2005 राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। घरेलू हिंसा से महिलाओं के संरक्षण अधिनियम 2005 में पारित किया गया और 26 अक्टूबर 2006 से 26/10/2006 से ये पूरे देश में लागू किया गया था। इस चीज़ को आप ध्यान रखिएगा। चलिए, सूचना का अधिकार के लिए लिखित आवेदन शुल्क के रूप में कितना रुपया जमा करना होता है? सूचना का अधिकार अधिनियम की धारा 6(1) के अंतर्गत प्राप्त की जाने वाली सूचना के अनुरोध के साथ 10 रुपये के आवेदन शुल्क का होना जरूरी होता है। तो 10 रुपये यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। देखिए, अधिकार परीक्षालेख ये क्या है? एक तरह का रिट है। क्या है? एक तरह का यह रिट है, ठीक है ना। और आपको पता है 5 प्रकार की रिट जो है सुप्रीम कोर्ट जारी करता है। कौन कौन सा रिट है ये? तो एक बंदी प्रत्यक्षीकरण है, परमादेश है, निषेध है, उसके बाद आपका एक क्वो वारंटो जिसको हम लोग बोलते हैं, ठीक है ना। यहाँ पर आप देख लीजिएगा, तो ये अधिकार परीक्षा है। अधिकार परीक्षा है। अधिकार परीक्षा क्या है? तो अधिकार परीक्षा यानी कि क्वो वारंटो, तो यहाँ पर किसी व्यक्ति की नियुक्ति कानून के अनुसार नहीं हुआ हो तब, ठीक है ना। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर 4 राइट आंसर इसका हो जाएगा, ठीक है ना। 4 यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। चलिए, इसे न्यायालय द्वारा किसी व्यक्ति द्वारा सार्वजनिक कार्य में दायर अपने दावे की जांच के लिए जो है ये आपका होता है। स्वतंत्रता का अधिकार का संबंध किस अनुच्छेद में है? स्वतंत्रता का अधिकार, अच्छा यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, टोटल जो है 6 प्रकार की मौलिक अधिकार हैं, ठीक है ना। कौन कौन से? एक समता का अधिकार, समता अनुच्छेद 14 से 18 समानता का अधिकार जिसको कहते हैं। अनुच्छेद 19 से 22 स्वतंत्रता का अधिकार, 19 से 22 स्वतंत्रता का अधिकार, ठीक है ना। शोषण के विरुद्ध अधिकार अनुच्छेद 23 से 24। धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार 25 से 28। संस्कृति और शिक्षा संबंधी अधिकार 29 से 30, ठीक है। और संवैधानिक उपचारों का अधिकार 32, जिसको बाबा साहब अम्बेडकर ने संवैधानिक उपचारों का अधिकार को संविधान की आत्मा कहा है। चलिए, उसके बाद देखिएगा कि भारतीय संविधान में किसकी व्यवस्था नहीं है? स्वतंत्रता, समानता, बंधुत्व बिल्कुल है, प्रेस यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। देखिए, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत किसी मतदाता को अपने निर्वाचन क्षेत्र की किसी उम्मीदवार के आचरण के संबंध में जानने का अधिकार है? यहाँ पर सभी आर्टिकल देख लीजिए। तो यह आपका 19(1) क इसका राइट आंसर हो जाएगा। 19(1) क इसमें जो है बोलने और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है और प्रत्येक नागरिक को भाषण द्वारा, लेखन, मुद्रण, चित्र या किसी अन्य तरीके से स्वतंत्र रूप से किसी के विचारों और विश्वासों को व्यक्त करने का अधिकार प्राप्त इसमें है। और यहाँ पर 325 भी बड़ा इंपॉर्टेंट है। 325 याद रखिएगा, भारतीय संविधान के 325 जो है यह मतदाता सूची नियमावली से संबंधित है। और 325 में कहा गया है कि कोई भी व्यक्ति धर्म, नस्ल, जाति या लिंग के आधार पर किसी विशेष मतदाता सूची में शामिल होने का दावा करने योग्य नहीं होगा। चलिए, निम्न कार्यों में से कौन सा कार्य अनुच्छेद 17 के तहत छुआछूत का कार्य माना जाता है? अस्पृश्यता का निवारण किया गया, अस्पृश्यता का अंत किया गया, छुआछूत का अंत अनुच्छेद 17 में। मौलिक अधिकार है, ध्यान रखिएगा, यहाँ पर सभी ऑप्शन को पढ़िएगा। इसमें से सारे के सारे ऑप्शन जो है यहाँ पर सही दिए गए हैं, इसलिए उपयुक्त सभी यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए, धार्मिक अधिकारों के संबंध में किसी व्यक्ति को बताइए, यहाँ नीचे कूट में से सही उत्तर का आपको चयन करना है, ठीक है ना। तो बताइए राइट आंसर यहाँ पर इसका क्या हो जाएगा? तो यहाँ पर देखिएगा कि धार्मिक अधिकारों के संदर्भ में किसी व्यक्ति को धार्मिक कामकाजों के प्रबंधन का अधिकार है, बिल्कुल है। धर्म के प्रचार प्रसार करने का अधिकार है, बिल्कुल है। और प्रचार प्रसार में कोई भी विधि अपनाने का अधिकार है, ऐसा नहीं है, ठीक है ना। तो सही है 1 और 2, 1 और 2 जो कि यहाँ पर ऑप्शन 1 में दिया गया है। चलो, उसके बाद देखिए भारतीय संविधान के अंतर्गत संपत्ति का अधिकार क्या है? तो अभी मैंने आपको बताया था जो आपका 44वां संविधान संशोधन था उसके तहत इसको जो है अनुच्छेद 301 के अंतर्गत विधिक अधिकार के रूप में, कानूनी अधिकार के रूप में रखा गया है। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे यहाँ पर लोकतांत्रिक राजनीति, और क्लास 10th का अब हम लोग यहाँ से चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं। क्लास 9th आपका कंप्लीट हो गया। पहला अध्याय है लोकतंत्र में सत्ता की साझेदारी। भारत में औरतों के लिए आरक्षण की व्यवस्था है। भारत में औरतों के लिए आरक्षण की व्यवस्था है। तो ये स्थानीय निकायों में है, महिलाओं के लिए 33% आरक्षण की व्यवस्था, ठीक है ना। तो यहाँ पर आप देखेंगे तो पंचायती राज संस्थाएं राइट आंसर हो जाएगा। और बिहार ने तो आरक्षण 50% भी कर दिया है 2006 में, ठीक है ना। आगे प्रश्न मिलेगा आपको। चले, कौन रंगभेद विरोधी नहीं थे? रंगभेद विरोधी नहीं थे, यहाँ पर A, 2, 3 और 4 है। तो ऑप्शन पढ़िएगा चारों।
मार्टिन लूथर थे, महात्मा गांधी थे, और यहाँ पर आप देखेंगे टॉमी स्मिथ और ऑल कॉर्लिस थे। जेड गुडी नहीं थे, ये टेलीविज़न हस्ती हैं, ये नहीं है, ठीक है ना। चलिए उसके बाद देखिए, किस अनुच्छेद में नागरिकों को स्वतंत्रता का अधिकार दिया गया है। स्वतंत्रता का अधिकार मैंने बताया है अभी थोड़ी देर पहले आपको, स्वतंत्रता का जो अधिकार है यह अनुच्छेद किस में है, 19 से 22 तक में है। तो 19 में जो है ना स्वतंत्रता का अधिकार दिया गया है। चलिए उसके बाद देखिए, राजनीतिक में धर्म एक समस्या के रूप में तब खड़ी होती है जब, बताइए राइट आंसर इसका क्या होगा, करेक्ट आंसर इसका क्या होगा फ्रेंड्स, चलिए बताइएगा राइट आंसर क्या होगा। धर्म को राष्ट्र मान लिया जाए तब यह एक समस्या के रूप में खड़ी होती है। चलिए उसके बाद देखिए, सांप्रदायिक राजनीति के अर्थ आधारित हैं, सांप्रदायिक राजनीति के अर्थ आधारित हैं, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा एक धर्म दूसरे से श्रेष्ठ है। उसके बाद देखिएगा कि धर्मनिरपेक्ष का क्या अर्थ है। धर्मनिरपेक्ष का अर्थ क्या है, तो किसी धर्म से नहीं है, भारत में धर्मनिरपेक्षता है, ठीक है ना, यानी किसी धर्म को हम लोग ऐसा नहीं है कि यहाँ पर सुपेरियरिटी देते हैं। सर्वप्रथम ब्रिटेन देश ने कब महिलाओं को वोट देने का अधिकार प्राप्त हुआ, ब्रिटेन देश में, तो फ्रेंड्स ये 1918 में प्राप्त हुआ था, ठीक है ना, 1918 में हुआ था। चलिए 1918 ध्यान रखिएगा, 1918 में। चलिए अगला प्रश्न कर लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इंग्लैंड में महिलाओं को वयस्क मताधिकार 1918 में जो है प्राप्त हुआ था। भारत में किस पर आधारित विभाजन संभव है, भारत में किस पर आधारित विभाजन जो है संभव है, तो फ्रेंड्स ये आपका धर्म पर, ठीक है ना, धर्म पर। चलिए उसके बाद देख लीजिएगा कि पंचायत के लिए निर्वाचन आयोग की नियुक्ति कौन करता है। पंचायत के लिए निर्वाचन, पंचायत चुनाव के लिए तो ये जिम्मेवारी राज्य सरकार की होती है, और ये कार्य जो करता है ये कौन करता है, तो ये राज्यपाल करेगा। देखिए नगरीय शासन व्यवस्था को कब और किस संशोधन में मान्यता दी गई थी। नगरीय शासन व्यवस्था, नगरीय शासन व्यवस्था यानी कि आप कह सकते हैं कि जो पंचायती राज तो आपकी ग्रामीण हो गई ना, तो नगरीय है तो ये आपका 74वां है। उसके बाद पंचायती राज 73वां था, संवैधानिक दर्जा इसको दिया गया था, और इसको 74वां यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए फ्रेंड्स आगे बढ़ेंगे, अगला प्रश्न कर लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि कितनी जनसंख्या पर नगर पंचायत की स्थापना की जाती है। कितनी जनसंख्या पर नगर पंचायत की स्थापना की जाती है, नगर पंचायत की स्थापना, ठीक है ना, बताइए राइट आंसर इसका क्या होगा। तो करेक्ट आंसर यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 1 राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। चलो उसके बाद देखिए, नगर पालिका कार्य क्षेत्र विषय अनुसूची में है। नगर पालिका जो है यह किस अनुसूची का विषय है, तो फ्रेंड्स यह 12वीं अनुसूची में है। किस अनुसूची में है, तो याद रखेंगे यह आपका 12वीं अनुसूची में है, ठीक है ना, 12वीं अनुसूची ध्यान रखिएगा। चलिए देखिए, जिला परिषद का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है। जिला परिषद का कार्यकाल 5 वर्ष का होता है, 5 वर्ष राइट आंसर हो जाएगा। भारत एवं अमेरिका के संविधान के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा प्रावधान एक समान है। एक समान भारत और अमेरिका के संविधान में, ठीक है ना, बताइए राइट आंसर क्या होगा। राइट आंसर यहाँ पर देखेंगे, सारे ऑप्शन को देख लीजिएगा, दिख रहा होगा। देखिए स्वतंत्र, यहाँ पर देखिए आपका, यहाँ पर देखिए संविधान के निर्वाचन के लिए एक स्वतंत्र न्यायपालिका पाई जाती है। ऑप्शन 4 यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। चलो उसके बाद देखिएगा कि भारत और ब्रिटेन संविधान के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। भारत और ब्रिटेन के बारे में पूछा जा रहा है, तो यहाँ पर देख लीजिए सभी ऑप्शन। दोनों देशों में संसदीय प्रणाली का प्रावधान है, बिल्कुल है। संसदीय प्रणाली जो है ब्रिटेन से ही लिया गया हमारे संविधान में, और संघीय प्रणाली, संघात्मक व्यवस्था को कनाडा से लिया गया है। संघात्मक व्यवस्था को कनाडा से लिया गया है, इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। और संसदीय पूछेगा तो आपका ब्रिटेन से। चलिए उसके बाद देखिएगा कि भारतीय संविधान के अंतर्गत विषय तथा यहाँ पर संबंधित सूची से संबंध में निम्नलिखित में कौन सा ये सुमेलित नहीं है। एक तरफ विषय है, एक तरफ सूची है। देखिए वन जो है ये समवर्ती सूची है, वन जो है आपका समवर्ती सूची है। देखिए मैं बता देता हूँ पहले। देखिए सबसे पहले हम लोग आते हैं संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची, ठीक है ना। शक्तियों का विभाजन ये किस अनुसूची में है, तो 7वीं अनुसूची में किया गया है, ठीक है। संघ और राज्य के बीच शक्तियों का विभाजन। अब देखिए संघ सूची में क्या क्या आता है, तो विदेशी मामले, रेडियो टेलीविज़न, डाक बचत बैंक, शेयर बाजार, बैंकिंग, बीमा, रेलवे, रक्षा, ये सब आपका आता है संघ में। राज्य सूची में क्या क्या आएगा, तो राज्य सूची में पुलिस, लोक व्यवस्था, ठीक है, लोक स्वास्थ्य, स्वच्छता, भूमि सुधार, पंचायती राज, रेलवे पुलिस भी ध्यान रखेंगे इसी में आता है।
और समवर्ती सूची में क्या आएगा? शिक्षा, आर्थिक नियोजन, उसके बाद जनसंख्या नियंत्रण, परिवार नियोजन, ठीक है, वन, ये सब आता है। तो यहाँ पर देखिए वन जो है समवर्ती सूची है, बिल्कुल ये सही है। शेयर बाजार समवर्ती सूची है? नहीं, अभी मैंने बताया था आपको शेयर बाजार, बैंकिंग, बीमा, ये सब आपका संघ सूची का विषय है। तो ये वाला आपका गलत दिया गया है। तो यहीं पूछा गया है गलत कौन सा है। डाक बचत संघ सूची है, जन स्वास्थ्य राज्य सूची है। तो गलत कौन सा है इसमें से पूछा गया, कौन सा सही सुमेलित नहीं है? तो आपका ऑप्शन यहाँ पर 2 राइट आंसर हो जाएगा। चलिए, भारतीय संविधान में राज्य सूची में निम्नलिखित में से कौन सा एक शामिल नहीं होता है? राज्य सूची में शामिल नहीं होता है, बताइए। राज्य सूची में शामिल नहीं है, राज्य सूची में शामिल नहीं है। तो इसमें से आपका हो जाएगा, राज्य सूची में क्या क्या मैंने बताया था आपको? कानून और व्यवस्था, बिल्कुल जो है लोक व्यवस्था है, पुलिस भी है, कारागार भी है इसमें, ठीक है ना। ये आपका दंड प्रक्रिया संहिता नहीं है, दंड प्रक्रिया संहिता नहीं होगा, इसीलिए ध्यान रखिएगा, ठीक है ना। चलिए, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर 4 राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न करेंगे कि निम्नलिखित में से किस या किन आयोग समिति का संबंध केंद्र राज्य संबंध से नहीं रहा है, और यहाँ से सही आंसर चुन करके बताना है। तो देखिए किसका इसमें से नहीं रहा है, तो मैं आपको बताता हूँ वो आपका कौन सा कमेटी है। तो वह आपका कमेटी कौन सा है? तो फ्रेंड्स, ये आपका इंद्रजीत गुप्ता समिति है। इसका संबंध केंद्र राज्य संबंध से नहीं रहा है। इंद्रजीत गुप्ता समिति का संबंध किससे है? तो ये आपका चुनाव के राज्य वित्त पोषण से है, चुनाव के राज्य वित्त पोषण से है, ठीक है ना। तो यहाँ पर राइट आंसर आपका हो जाएगा केवल 3। देख लीजिए ऑप्शन 1 में। संविधान में उपबंध के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? जूम कर देता हूँ, आपको दिखाई देगा। चलिए, सही नहीं है, सही नहीं है। चलिए सभी कथन को पढ़िए, सभी कथन को पढ़िए। राइट आंसर यहाँ पर क्या होगा? क्वेश्चन नंबर 26 राइट आंसर क्या होगा? सही नहीं है। देखिए, संसद विधि द्वारा अंतर्राज्यीय विवादों की जांच करने और सलाह देने के लिए अंतर्राज्यीय परिषद का गठन कर सकेगी, ये सही नहीं है। दूसरा स्टेटमेंट सही नहीं है। सभी ऑप्शन को एक बार आप पढ़ लीजिए। देखिए, भारत के संघ लोक सेवा आयोग के विषय में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? कौन सा कथन सही है? तो यहाँ पर आप देखेंगे इसमें से दूसरा कथन सही दिया गया है, इसका राज्य लोक सेवा आयोग से कोई लेना देना नहीं होता है। चलिए अगला प्रश्न कर लेंगे 28 नंबर की, निम्नलिखित में से किस एक के अनुमोदन से किसी राज्य लोक सेवा आयोग के कार्यों को संघ लोक सेवा आयोग को सौंपा जा सकता है? तो फ्रेंड्स, ये आपका राइट आंसर हो जाएगा इसमें से भारत के राष्ट्रपति। दूसरा अध्याय आ गया सत्ता में साझेदारी की कार्य प्रणाली, ठीक है ना। चलिए प्रश्न पढ़िएगा कि संघ राज्य की विशेषता नहीं है। संघ राज्य की विशेषता की अगर बात करते हैं तो आपका सबसे पहले संविधान की सर्वोच्चता, संविधान की सर्वोच्चता, लिखित संविधान, शक्तियों का विभाजन, स्वतंत्र न्यायपालिका, देखिए सर्वोच्च न्यायपालिका दिया गया, स्वतंत्र न्यायपालिका, और दोहरी शासन व्यवस्था। तो यहाँ पर इकहरी दिया गया है, यही नहीं है। ऑप्शन 3 राइट आंसर हो जाएगा। संघ सरकार का उदाहरण है, संघ सरकार का उदाहरण है। राइट आंसर इसमें से बताइए क्या होगा? संघ सरकार का उदाहरण है। बताइए फ्रेंड्स, करेक्ट आंसर क्या होगा? संघ सरकार का उदाहरण है, तो इसमें से देखिए अमेरिका राइट आंसर हो जाएगा। भारत में संघ और राज्यों के बीच अधिकारों का विभाजन कितनी अनुसूची में किया गया है? कितनी सूची में किया गया? तो ये 7वीं अनुसूची में 3 सूची हैं, संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर 4 देख सकते हैं, राइट आंसर दिया गया है। चलिए, सत्ता में साझेदारी सही है क्योंकि, सत्ता में साझेदारी सही है क्योंकि, राइट आंसर इसका क्या होगा? क्योंकि विभिन्न समुदायों के बीच टकराव यह कम करती है, ठीक है ना। चलो उसके बाद देखिएगा कि भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 में देशी रियासतों की संख्या कितनी थी? तो देशी रियासतों की संख्या की अगर हम बात करते हैं तो उस समय आपके 565 देशी रियासत थे, ठीक है ना। 565 थे, जिनमें से 3 देशी रियासत हैदराबाद, जूनागढ़ और कश्मीर को छोड़ करके 562 जो थे ये स्वेच्छा से भारत संघ में मिल गए थे। तो 565 कहीं कहीं आपको मिलेगा, कहीं कहीं आपको 562 भी मिलेगा, ठीक है ना। इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। आप 565 बना लीजिए और 5 में जो बोल रहा हूँ उसको ध्यान रखिएगा। 565 और 562 ध्यान रखिएगा, ठीक है ना। 565 थी, 3 मैंने आपको बता भी दिया था, ठीक है। तो इतने आपके देशी रियासत की संख्या थी। कितने मिले थे? तो 562 मिल गए थे स्वेच्छा से। चलो उसके बाद देखिएगा कि विदेश नीति, संचार साधन, मुद्रा, बैंकिंग इत्यादि विषय जो है
इस पर बनाने का अधिकार, कानून बनाने का अधिकार किसका है? तो इस पर कानून बनाने का अधिकार जो है फ्रेंड्स ये आपका केंद्र का है, ठीक है ना, केंद्र का है। विदेश नीति, संचार साधन, मुद्रा बैंकिंग, ये सब आपका संघ सूची के विषय हैं। चलिए, स्थानीय महत्व के विषय जैसे जेल, स्वास्थ्य, शिक्षा और पुलिस को किस सूची में रखा गया है? तो मैंने बताया था ना, स्वास्थ्य वगैरह ये आता है आपका राज्य सूची में। एक मिनट देख लेते हैं इसका आंसर क्या होगा। तो यहाँ पर जो राइट आंसर होगा फ्रेंड्स वो आपका हो जाएगा राज्य सूची में, ठीक है ना, सही है। चलिए, सोवियत संघ का विघटन कब हुआ था? मैंने बताया था ना, याद रखिएगा, सोवियत संघ का विघटन हुआ था आपका 1991 में। हालांकि ये 1989 में ही टूट चुके थे, लेकिन आपकी जो अगर बात करें ऑफिशियली 1991 में ये विघटित हुए थे। 1991 आप याद रखिएगा। देखिए, किस राज्य के सीमाओं के अस्थायित्व, किसी राज्य के सीमाओं के अस्थायित्व पर किसका नियंत्रण होता है? तो फ्रेंड्स यह नियंत्रण जो संसद का होता है, यानी कि सरकार का होता है। ऑप्शन नंबर यहाँ पर 2 राइट आंसर हो जाएगा। देखिए, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में भाषा को रखा गया है? भाषा को रखा गया, ये प्रश्न तो मुझे समझ में ही नहीं आ रहा है। वैसे तो मैंने पढ़ा है कि भाग 17 में जो है भाषा है, अनुच्छेद 343 से 351 तक में राजभाषा से संबंधित उपबंध किया गया है, ठीक है ना। तो मेरे ख्याल से ये आपका किस भाग में होना चाहिए, और ये 17 होगा यहाँ पर मेरे ख्याल से आंसर, ठीक है। और 22 भाषाओं का उल्लेख है 8वीं अनुसूची में। चलिए, भारत की आत्मा गांव में बसती, यह किसने कहा है? यह स्टेटमेंट किसका है? तो ये महात्मा गांधी जी का है। पंचायती राज अधिनियम किस अनुच्छेद में रखा गया है? तो अनुच्छेद जो है आपको पता है 243, याद रखिएगा, ठीक है। चलिए, उसके बाद देखिए, बिहार में पंचायती राज का स्तरीय स्वरूप क्या है? तो त्रिस्तरीय है ना, त्रिस्तरीय यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। बलवंत राय मेहता कमेटी आपको याद होगा, उसी की सिफारिश पर जो 1959 में 2 अक्टूबर के दिन पंचायती राज का शुभारंभ राजस्थान के नागौर से प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने किया था। बिहार पंचायती राज अधिनियम में कब से 50% आरक्षण का महिलाओं के लिए? मैंने बताया था ना, आगे मैं आपको बताऊंगा। 2006 राइट आंसर हो जाएगा। देखिए, ग्राम सभा की बैठक 1 वर्ष में कितनी बार होगी? तो वैसे होनी तो चाहिए ये 2 बार, ठीक है ना, होनी तो चाहिए 2 बार, क्लियर। चलिए, तो 2 बार यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। 2 बार होनी चाहिए, लेकिन वैसे सामान्यतः 4 बार बैठक होती है, ठीक है, तो होनी चाहिए 2 बार। न्याय मित्र किसके कार्यों में सहयोग देता है? न्याय मित्र जो है किसके कार्यों में सहयोग देता है? बताइए राइट आंसर क्या होगा। न्याय मित्र किसके कार्यों में सहयोग देता है? करेक्ट आंसर इसका क्या होगा? तो ये सरपंच करेक्ट आंसर हो जाएगा, सरपंच राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए, उसके बाद देखिएगा कि ग्राम कचहरी के कार्यों में सहयोग कौन कर देता है? तो ये न्याय सचिव है। चलिए, अगला प्रश्न है, अगला चैप्टर आ गया, और लोकतंत्र में प्रतिस्पर्धा और संघर्ष। वर्ष 1975 में भारतीय राजनीति किस लिए जानी जाती है? तो मैंने बताया था ना कि आपको आपातकाल जो है 1975 से 1977, 25 जून 1975 से 21 मार्च 1977 तक 21 महीने की अवधि तक भारत में आपातकाल घोषित किया गया था, ठीक है। और उस समय राष्ट्रपति फखरुद्दीन अली अहमद थे और प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी जी थी। अनुच्छेद 352 के अधीन आपातकाल की घोषणा किया गया था। इस चीज़ को आप ध्यान रखिएगा, ठीक है ना। तो यहाँ पर देखिए, देश के अंदर आपातकाल लागू हुआ था। इनमें से कौन राष्ट्रीय दल है? अच्छा, ये बड़ा महत्वपूर्ण प्रश्न है। वर्तमान में राष्ट्रीय दलों की संख्या 6 हो गई है। आम आदमी पार्टी को राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा दे दिया गया है। तो देखिए, पार्टी है जनता पार्टी, भारतीय जनता पार्टी, कांग्रेस 2 पार्टी हो गई, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी, मार्क्सवादी 3 हो गई, आम आदमी पार्टी 4, बहुजन समाज पार्टी 5 और नेशनल पीपुल्स पार्टी 6। इस चीज़ को ध्यान रखिएगा आप, ठीक है, भारतीय जनता पार्टी। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेंगे। अगला प्रश्न है हमारा, भारतीय जनता पार्टी यहाँ पर दिया गया, देखिए भारतीय जनता पार्टी, अभी ऑप्शन नंबर यहाँ पर 4 राइट आंसर होगा, ठीक है ना। चलिए फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग करेंगे। अब अगला प्रश्न है हमारा कि दल बदल कानून किस पर लागू होता है? अच्छा, दल बदल कानून जो है ना, आपको याद होगा कि 1985 में जो है फ्रेंड्स, आपका जो 52वां संविधान संशोधन था, ठीक है, उसके तहत 10वीं अनुसूची जोड़ा गया और इसमें दल बदल पर प्रतिबंध लगाया गया। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा सांसद एवं विधायक पर। देखिए, गठबंधन सरकार बनाने की संभावना किस प्रकार की दलीय व्यवस्था में रहती है? गठबंधन सरकार, बताइए राइट आंसर क्या होगा। तो फ्रेंड्स, ये आपका बहुदलीय राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए, किस देश में बहुदलीय व्यवस्था है? तो बहुदलीय व्यवस्था जो है ये किस देश में है? तो आपका पाकिस्तान और बांग्लादेश यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। कौन सा प्रमुख उद्देश्य राजनीतिक दलों का होता है? तो इसमें से अगर हम बात करते हैं तो सत्ता प्राप्त करना ही मेन उद्देश्य होता है,
चाहे वह नैतिक स्तर पर या अनैतिक स्तर पर। चलिए उसके बाद देखिए राजनीतिक दलों की नींव सर्वप्रथम किस देश में पड़ी। राजनीतिक दलों की नींव सर्वप्रथम पड़ी थी कहाँ पर, बताइए राइट आंसर क्या होगा। राजनीतिक दलों की नींव सर्वप्रथम जो है पड़ी थी, तो फ्रेंड्स ये पड़ी थी कहाँ पर, तो राइट आंसर हो जाएगा आपका अमेरिका में, ठीक है ना। वर्ष 2005 में सूचना का अधिकार की शुरुआत कहाँ से हुई थी। 2005 में सूचना का अधिकार की शुरुआत जो हुई थी, सूचना का अधिकार अधिनियम 12 अक्टूबर 2005 को लागू हुआ था और ये राजस्थान से शुरुआत हुई थी। इस चीज़ को आप ध्यान रखिएगा, ठीक है ना। चलिए उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राजनीतिक दल का आशय क्या है। राजनीतिक दल का आशय जो है ये व्यक्तियों का एक समूह है राजनीतिक दल। चलिए श्रीलंका कब आज़ाद हुआ था, तो श्रीलंका आज़ाद हुआ था कब, 1948 में। 4 फरवरी को प्रतिवर्ष श्रीलंका में जो है राजनीतिक स्वतंत्रता की स्मृति के रूप में मनाया जाता है। चलिए तो ये 1948 राइट आंसर हो जाएगा। बोलीविया में जन संघर्ष का मुख्य कारण क्या था। बोलीविया में जन संघर्ष जो का मुख्य कारण था आपका, पानी की आपूर्ति वहाँ पर कम थी, पानी की कीमत में वृद्धि हो गई थी, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर एक राइट आंसर हो जाएगा। चलिए ताड़ी विरोधी आंदोलन किस प्रांत में शुरू हुआ था, बड़ा ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। तो ताड़ी विरोधी आंदोलन ये आंध्र प्रदेश में, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न है कि नर्मदा घाटी किस राज्य से संबंधित है। तो नर्मदा घाटी गुजरात, महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर 4 राइट आंसर हो जाएगा। चलिए उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेंगे। क्वेश्चन नंबर हमारा अगला है कि भारतीय किसान यूनियन के प्रमुख नेता थे। भारतीय किसान यूनियन के, तो ये महेंद्र सिंह टिकैत थे, काफ़ी ये प्रसिद्ध व्यक्ति हैं। 1925 में भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना किसने की थी। 1925 में कानपुर में हुआ था, ठीक है ना। और ये संस्थापक सदस्यों में से S.A. डांगे थे, उस समय संस्थापक सदस्य में ये शामिल थे, S.A. डांगे। चलिए राजद पार्टी की स्थापना, राजद पार्टी की स्थापना कब हुई थी, बताइए राजद पार्टी की स्थापना कब हुई थी, राइट आंसर बताइए। राजद पार्टी की राष्ट्रीय जनता दल 1997, ठीक है ना। समाजवादी पार्टी के संस्थापक मुलायम सिंह जी ने पार्टी की स्थापना कब किया था, तो इन्होंने किया था 1992 में। चलिए 1977 की जनता पार्टी की सरकार को लोकसभा चुनाव में कुल 542 सीटों में से कितने सीटें मिली थी, तो कुल सीटें उस समय उसको मिली थी 295 सीटें मिली थी, ठीक है ना, 295। इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। यहाँ पर ऑप्शन में यहाँ पर ऑप्शन इस तरह से दिया गया है, ठीक है ना, 18 19, ये थोड़ा सा यहाँ पर एरर है प्रश्न में। तो ये मिली थी, मैंने बता दिया था ना, 295, ध्यान रखिएगा। गरीबी हटाओ का नारा इंदिरा गांधी के द्वारा कब दिया गया था, तो मैंने बता ही दिया है 1971 में, ठीक है, गरीबी हटाओ। निम्नलिखित में से कम कितने राज्यों में राज्य स्तरीय पार्टी की हैसियत रखने वाले राजनीतिक दल को राष्ट्रीय पार्टी की मान्यता दी जाती है। अब जितने भी यहाँ से संबंधित ये एलिजिबिलिटीज हैं, ये आपको 3-4 क्वेश्चन है, पूरा क्लियर हो जाएगा। तो सबसे पहले यहाँ तो इसका राइट आंसर मैं आपको बता दूँ, ये आपका हो जाएगा 4 राज्य, ठीक है ना, 4 राज्य। अब आइए अगला प्रश्न, किसी राजनीतिक दल को राष्ट्रीय दल अथवा प्रादेशिक दल के रूप में मान्यता निम्नलिखित में से कौन देता है, तो ये निर्वाचन आयोग देता है। ये प्रश्न बड़ा पूछा जाता है। उसके बाद देखिए किसी राजनीतिक दल का राष्ट्रीय दल के रूप में मान्यता कब प्रदान की जाती है, तो इसका आंसर जो हो जाएगा यहाँ पर देख लीजिएगा, उससे 4 या अधिक राज्यों में राज्य स्तरीय राजनीतिक दल के रूप में मान्यता दी गई हो। अब चलिए भारत में एक राष्ट्रीय दल के रूप में मान्यता प्राप्त करने के लिए किसी दल को कम से कम कितने मत जो हैं प्राप्त करने चाहिए, तो कम से कम कितने मत प्राप्त करना चाहिए, तो 4% वैध मत जो है 4 अथवा अधिक राज्यों में, ठीक है। चलो उसके बाद देख लीजिएगा कि भारत में दलीय पद्धति की एक विशेषता है। भारत में दलीय पद्धति की विशेषता है बहुदलीय पद्धति। हमारे यहाँ बहुत सारी पार्टियाँ हैं, क्षेत्रीय पार्टी भी हैं, ठीक है, राष्ट्रीय पार्टी भी हैं। प्रथम लोकसभा चुनाव में कितने राजनीतिक दलों को राष्ट्रीय दल का दर्जा प्राप्त हुआ था, यह प्रश्न बनता है कि कितने राष्ट्रीय दलों ने उस समय चुनाव लड़ा था, तो 14, ध्यान रखिएगा, राष्ट्रीय दल थे। ऑप्शन नंबर यहाँ पर 3 राइट आंसर हो जाएगा, 14। वर्तमान में देश में राष्ट्रीय दलों की कुल संख्या कितनी है, नेशनल पार्टी जो है 6 हैं, मैंने आपको बता ही दिया है, इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। निम्नलिखित में से कौन सा एक क्षेत्रीय दल है, तो इसमें से देखिए क्षेत्रीय दल जो है आपका हो जाएगा अकाली दल क्षेत्रीय दल है। देखिए किसी राजनीतिक दल को पंजीकृत दल की स्थिति पाने के लिए कम से कम कितना प्रतिशत मत पाने चाहिए, तो अभी मैंने बताया आपको कितना प्रतिशत मत पाना चाहिए, तो ये 4% जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। भारत में दलीय व्यवस्था निम्नलिखित में से किस एक व्यवस्था का अंग है,
दलीय व्यवस्था जो है ये किस एक व्यवस्था का अंग है? तो फ्रेंड्स ये आपका राजनीतिक व्यवस्था का है। निम्नलिखित में से किस वर्ष भारतीय साम्यवादी दल की विभाजन होने पर भारतीय साम्यवादी यानी कि मार्क्सवादी का जन्म हुआ था? ठीक है ना, CPIM। तो राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा फ्रेंड्स? करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा 1964 में। चलिए अगला चैप्टर आ गया लोकतंत्र की उपलब्धि। चलिए प्रश्न है कि कौन सी बात लोकतांत्रिक व्यवस्था के अनुरूप नहीं है? चलिए यहाँ पर आंसर बताइएगा। तो राइट आंसर अनुरूप नहीं पूछा गया है, तो बहुसंख्यकों का शासन। ठीक है, चलिए उसके बाद देखिएगा कि लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं ने किन मुद्दों पर सफलता पाई है। तो किस मुद्दे पर लोकतांत्रिक व्यवस्था में सफलता पाया गया है? तो लोगों के बीच टकराव समाप्त कर दिया। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर 2 राइट आंसर हो जाएगा। लोकतंत्र की सफलता का कारण पूछा गया है, तो यहाँ पर शिक्षा होगा, शिक्षित राइट आंसर हो जाएगा। 15वीं लोकसभा चुनाव कब हुआ था? आपको 17वीं याद रखना है, ठीक है ना। 17वीं लोकसभा चुनाव जो हुआ था ये पिछले बार हुआ था, 17वीं लोकसभा चुनाव, ठीक है ना। चलिए तो यहाँ पर 15वीं पूछ रहा है, तो 15वीं जो होगा आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा फ्रेंड्स? यहाँ पर 2009, ठीक है। 16वीं आपका 2014, 17वीं 2018, ठीक है ना। अब जो चुनाव होगा वो 18वीं लोकसभा होगी। चलो उसके बाद देखिए किसे बढ़ाने में लोकतंत्र मददगार होता है? तो लोकतंत्र मददगार होगा आपका विश्वास, समझदारी और शिक्षित, सही सभी हो जाएगा। लोकतंत्र का आशय क्या है? तो लोकतंत्र का आशय है आपका जनता के द्वारा शासन। ऑप्शन नंबर यहाँ पर 1 राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला चैप्टर आ गया लोकतंत्र की चुनौतियाँ। तो देखिए लोकतंत्र की सफलता निर्भर करती है, लोकतंत्र की सफलता जो है यह निर्भर करती है नागरिकों की विवेकपूर्ण सहभागिता पर, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि 15वीं लोकसभा चुनाव से पूर्व लोकतंत्र में महिला की भागीदारी कितनी थी? तो उस समय भागीदारी 10% थी, और अब जो अभी 17वीं लोकसभा हुआ था उसमें आपके 78, यहाँ पर ध्यान रखिएगा कितने, तो ये 78 महिला सदस्य चुनकर आई थी, ठीक है ना। इस चीज़ को आप ध्यान रखिएगा। लोकतंत्र जनता का जनता के लिए तथा जनता के लिए शासन है, यह कथन किसका है? सिंपल सा अब्राहम लिंकन का यह स्टेटमेंट है, ठीक है ना। चलिए उसके बाद देखिएगा कि क्षेत्रवाद की भावना एक कुपरिणाम है किसका? तो यह क्षेत्रवाद जो है अलगाव का यह एक परिणाम है। उसके बाद देखिए 15वीं लोकसभा चुनाव में यूपीए द्वारा सीटों पर विजय पाया गया था। तो अभी 17वीं में कितना सीट मिला था कांग्रेस को? तो 17वीं में जो मिला था वो आपको 52 सीट मिला था। इस चीज़ को आप ध्यान रखिए, इस तरह के प्रश्न नहीं ही पूछे जाएंगे। चलिए वैसे इसका आंसर बुक में इसमें दिया जो गया है मैं बता देता हूँ आपको, 265। भारतीय लोकतंत्र किस प्रकार का है? तो भारतीय लोकतंत्र जो है ये किस प्रकार का है? तो ये प्रतिनिधियात्मक है। इसमें से अगर देखा जाए तो प्रतिनिधियात्मक है, ठीक है ना। चलिए अगला प्रश्न है कि किसने कहा था कि कार्यपालिका में ऊर्जा होनी चाहिए? तो विधायिका में दूरदर्शिता, जबकि न्यायपालिका में सत्य के प्रति निष्ठा और संयम होना चाहिए। यह स्टेटमेंट बड़ा ही पॉपुलर है, यह स्टेटमेंट अलेक्जेंडर हैमिल्टन का है, ठीक है ना। चलिए राजनीतिक सुधार से क्या तात्पर्य है? राजनीतिक सुधार से तात्पर्य है लोकतंत्र की विभिन्न चुनौतियों के बारे में सभी सुझाव या प्रस्ताव लोकतांत्रिक सुधार या राजनीतिक सुधार कहे जाते हैं। तो यहाँ पर दूसरा ही सही दे दिया गया है, ठीक है ना। लोकतंत्र की परिभाषा या अर्थ बताएं। लोकतंत्र की परिभाषा, तो लोकतंत्र का मतलब है लोकतंत्र शासन का वह स्वरूप होता है जिसमें लोग अपने शासकों का चुनाव करते हैं, यही तो लोकतंत्र है ना। तो पहला ही सही हो गया इसका राइट आंसर। एक अच्छे लोकतंत्र को किस प्रकार परिभाषित किया जा सकता है? बताइए, एक अच्छे लोकतंत्र को किस प्रकार से परिभाषित किया जा सकता है? तो अच्छे लोकतंत्र में शासक को जनता चुने और जनता की भावनाओं और आकांक्षाओं के अनुरूप शासक काम करे, ठीक है ना। तो यही पहला ही यहाँ पर सही दिया गया, आप सभी पढ़ लीजिएगा। चलिए लोकतांत्रिक सुधारों को किस प्रकार लागू किया जा सकता है? लोकतांत्रिक सुधारों को लागू किया जा सकता है, लोकतांत्रिक सुधारों को कानून और विभिन्न नीतियों या फॉर्मूले से लागू किया जा सकता है। तो यहाँ पर देखिए पहला ही यहाँ पर सही दिया गया है, पढ़ लीजिए सभी को। दुनिया के कितने भागों में लोकतांत्रिक शासन नहीं है? तो दुनिया के अभी भी जो है आपके लगभग 1/4 भाग में लोकतांत्रिक शासन नहीं है। चुनौती किसे कहते हैं? चुनौती किसे कहते हैं? तो विभिन्न तरह की मुश्किलें, ऑप्शन यहाँ पर 2 राइट आंसर हो जाएगा। विस्तार की चुनौती से आप क्या समझते हैं? विस्तार की चुनौती से आप क्या समझते हैं? यहाँ पर सभी ऑप्शन को पढ़िए, और यहाँ पर उपयुक्त सभी इसका आंसर है, यानी कि सारे स्टेटमेंट सही हुए हैं, ठीक है ना। चलिए तो उपयुक्त सभी होगा। 15 नंबर क्वेश्चन है कि लोकतंत्र की एक चुनौती का उल्लेख करें।
फ्रेंड्स इतने अच्छे अच्छे कंटेंट मैं आपको उपलब्ध करा रहा हूँ। प्लीज़ सेशन को लाइक ज़रूर करें और इसको फ्रेंड्स शेयर ज़रूर करिएगा। मैं आपसे बीच में नहीं बोलता हूँ ताकि आपको डिस्टर्बेंस हो। आपका ये दायित्व है कि सेशन को लाइक करें। आपका लाइक ही हमें मोटिवेट करता है। सो प्लीज़ लाइक करिए और ज़्यादा से ज़्यादा ग्रुप्स में इसको शेयर करिए। तो देखिए, लोकतंत्र की एक चुनौती का उल्लेख करें तो यहाँ पर आपका हो जाएगा बुनियादी आधार बनने की चुनौती, जैसे सेना का नियंत्रण समाप्त करना। ठीक है ना, तो यहाँ पर 2 राइट आंसर होगा। देखिए, लोकतंत्र के विस्तार की चुनौती का एक उदाहरण है। बताइए राइट आंसर क्या होगा। तो महिलाओं और अल्पसंख्यकों की भागीदारी सुनिश्चित करना। ठीक है ना। चलिए उसके बाद देखिएगा, ये आखिरी क्वेश्चन है, लोकतंत्र को मजबूत करने की चुनौती का एक उदाहरण है। तो इसमें से आपका संस्थाओं की कार्यपद्धति को सुधारना। ठीक है ना। सेशन को लाइक करिए, इसको शेयर करिए।